साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। थोड़ा समय बीत गया, एक वीक के लगभग हो गया वीडियो डाले हुए, कुछ कार्य में व्यस्त था। एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ रहे थे अपन, और एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्रम में अपन ने एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म पढ़ा था। यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है और यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने देखना शुरू कर दिया है तो एक बार पॉज करके या वीडियो को बंद करके पहले आप जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है वो एक बार पढ़ लें। दोबारा एक बार नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को देख लें, जिससे आपको ये वीडियो थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। और नहीं देखना चाहते हैं, आपके ध्यान में है रिवीजन के तौर पे, तो अपन इसको आगे चालू करते हैं। अगला एक शानदार टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, क्योंकि ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनोगे आज तभी ये टॉपिक समझ में आएगा, वरना समझ में आता नहीं है टॉपिक। ये थोड़ा हार्ड लगता है बच्चों को। अब हार्ड लगा आपको या आपके इजीली समझ में आ गया, ये तो मेरे को आप बाद में वीडियो में बताना, पर अपन इसको शुरू करते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना है इसको। देखो, टॉपिक का नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म, प्रतिधारा प्रवाह विधि। किडनी के अंदर एक मैकेनिज्म चलती है जिसको बोलते हैं प्रतिधारा प्रवाह विधि, काउंटर करंट मैकेनिज्म। इस काउंटर करंट मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले, इसके पॉइंट को अपन समझने से पहले कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, उसके बाद में अपन इस टॉपिक पे आएंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, दो तीन शब्द काम में आएंगे यहां पर। एक आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, एक हाइपोटोनिक, तीन शब्द काम आएंगे। ठीक है, समपराशरी, अतिपराशरी और अल्पपराशरी, हिंदी में बोलो तो। ठीक है, ये अपने को समझना है। एक है 300 मोल ओस्मो पर लीटर टू 1200 मोल ओस्मो पर लीटर। देखेंगे अभी क्या पॉइंट को समझे पहले अपन। एक अपने को पढ़ना है कि काउंटर करंट क्या है। एक अपने काउंटर करंट कब होता है। ठीक है, काउंटर करंट कैसे होता है वो तो मैकेनिज्म में आ जाएगा, पर इन पॉइंटों को सबसे पहले पहुंचेंगे कि काउंटर करंट क्या है और काउंटर करंट होता कब है। एक अपने को ध्यान में आना चाहिए वासा रेक्टा। ठीक है, और एक अपने को ध्यान में होना चाहिए टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। एक अपने को ध्यान में होना चाहिए इंटरस्टिशियम। ये लो जी, इतने पॉइंट आपके अगर याद होते हैं, इन पॉइंटों का मतलब आपको ध्यान में है, इसका मतलब आपको काउंटर करंट आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर है। देखो, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का मतलब समझो आप। जैसे मान लो कोई दो सॉल्यूशन है यहां और यहां, और दोनों की ओस्मोलरिटी, दोनों की परासरणता बराबर है। इसकी परासरणता 300, इसकी परासरणता 300। इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि दोनों सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक है। परासरणता का मतलब यहां पर आपके साल्ट की कंसंट्रेशन और यहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन, आयंस की कंसंट्रेशन बराबर है। इसका मतलब सॉल्यूशन कैसे हैं, समपराशरी है। दूसरी कंडीशन आपने ऐसा ली, ये एक सॉल्यूशन है, ये बी सॉल्यूशन है, यहां पर है परासरणता आपके 1000 है और यहां पर है आपके वही 300। इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं ये सॉल्यूशन कैसा है, ये है आपके हाइपरटोनिक। इसके अंदर जल की मात्रा कम है और आयंस की मात्रा ज्यादा है, Na की मात्रा ज्यादा है, क्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। इसके मतलब इसकी परासरणता ज्यादा है। ठीक है, साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तीसरे नंबर पे एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी यहां पर 1000 है परासरणता और यहां पर है
ऐसा मान लो, या ये ए और ये बी ऐसे समझ लो, यहाँ पर जो है इसकी है 300। इसका मतलब कह सकते हैं कि इसकी तुलना में ये क्या है, हाइपोटोनिक। आई बात समझे? तो ये तो क्या, आइसोटोनिक। मतलब दो जो सॉल्यूशन हैं किसी झिल्ली द्वारा अगर सेपरेट हैं और दोनों की सांद्रता समान है, ऑस्मोलैरिटी समान है, परासरणता समान है, उनको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। जिसकी परासरणता ज़्यादा है उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक दूसरे की तुलना में। जिसकी परासरणता कम है उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। इसकी तुलना में ये हाइपरटोनिक है और इसकी तुलना में ये हाइपोटोनिक है। मतलब समझ गए? एक उदाहरण से और समझो आप। एक तालाब है, एक समुद्र है। ये तालाब है, ये समुद्र है। इस तालाब के अंदर एक मछली है, इस समुद्र के अंदर एक मछली है। ठीक है। अब देखो, इस तालाब के अंदर जो पानी है ना, इस पानी के अंदर आपको पता है तालाब का पानी है उस मीठा होता है, उसके अंदर साल्ट की मात्रा कम होती है। तो यहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन कम है, NaCl की मात्रा कम है पानी में। किसकी तुलना में, मछली की तुलना में। इसमें NaCl की मात्रा ज्यादा है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि मछली कहां पर है, ये मछली है आपके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। मतलब हाइपोटोनिक पानी में है, उसमें यहां पर साल्ट की मात्रा कम है। ऐसे समुद्र में देखा जाए तो समुद्र में जो मछली रहती है उसके आसपास का पानी होता है, उसमें साल्ट की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसकी बॉडी में साल्ट की मात्रा क्या होती है, कम होती है इसकी तुलना में। तो ऐसा कहा जा सकता है कि मछली कहां पर है, ये मछली है आपके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। आई बात समझ? यहाँ पर साल्ट की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर साल्ट की मात्रा कम है, यहाँ ज़्यादा है। तो मछली की सॉल्यूशन में है, हाइपोटोनिक में है। इसमें मछली की सॉल्यूशन में है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है। और अगर किसी कंडीशन में दोनों की मात्रा बराबर हो, इसका मतलब मछली कैसे किसी स्थान पर है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। यहाँ पर मछली को एक उदाहरण से समझाया मैंने आपको, मतलब ये समझना आपने को कि आइसोटोनिक इसको बोलते हैं, हाइपरटोनिक इसको बोलते हैं, हाइपोटोनिक इसको बोलते हैं। ये अभी अपने काम आएगा ये। ठीक है। अब ये जो 300 लिखा मैंने, 1000 लिखा, या इधर 1000 लिखा, या 1200 लिखूं या 1000 लिखूं, ये जो मान कहां से आया, तो ये मान किसका है, ये मान है ओस्मोलैरिटी का। ओस्मोलैरिटी का मान है, परासरणता का मान है ये, परासरणता का मान है। और परासरणता के मान को एक निश्चित यूनिट से नापते हैं, वो होती है मोल ओस्मो पर लीटर। ठीक है, ये इसकी यूनिट है मापने की। तो मोल ओस्मो पर लीटर। तो अपन जब ये पढ़ेंगे ना सिस्टम इसका काउंटर करंट का, तो अपने ये मुख्य काम आएंगे 300 ओस्मो पर लीटर से लेकर 1200 मोल ओस्मो पर लीटर। तो ब्लड है ना, ब्लड की जो परासरणता सामान्यतया कितनी है, 300 मोल ओस्मो पर लीटर। ये साधारण कंडीशन में मिलेगी आपको, नॉर्मल परिस्थिति में। ये परासरणता है ब्लड की। आई बात समझ? 2 पॉइंट। तीसरा, काउंटर करंट। करंट का मतलब यहां पर प्रवाह कोई चीज होती है, करंट लगने वाला बिजली वाला करंट नहीं। करंट का मतलब यहां पर कोई चीज क्या हो रही है, प्रवाह हो रही है, कोई चीज बह रही है। और काउंटर का मतलब होता है प्रति, विपरीत, प्रतिधारा। तो विपरीत कोई चीज प्रवाह हो रही है। आप किसी शॉप पे परचेजिंग करने जाते हो, वहां पर काउंटर लगा है, आपके सामने वो बंदा है, आप दुकानदार है, आप बाहर की साइड में हो, बीच में क्या लगा, बोलते हैं काउंटर है। तो काउंटर पे रसीद कटा लो। तो काउंटर का मतलब 2 विपरीत चीजें होंगी, वो आपसे पैसे लेंगे, आप वो बदले में चीज देंगे। तो आपको सामान मिल रहा है, आप पैसे दे रहे हो, मतलब दोनों चीजें एक दूसरे के आदान प्रदान है। अगर आमने सामने भी खड़े हैं दोनों जने, तो आपका जो दाएं हाथ इधर है, उसका दाएं हाथ उधर है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ चीजें दोनों विपरीत हैं, एक तो ऐसे समझो। दूसरा, आप जब कभी रेलवे स्टेशन या फिर कभी कहीं ऐसे स्थान पर गए हों जहाँ पर वो जो बिजली वाली इलेक्ट्रिक जो सीढ़ियाँ हैं वो लगी होती हैं, तो उसमें एक सीढ़ी होती है ऊपर चढ़ने के लिए और दूसरी सीढ़ी क्या होती है, उतरने के लिए। तो एक तरफ तो जो लोग बाग हैं ऊपर चढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ लोग बाग क्या हो रहे हैं, उतर रहे हैं। तो ये जो विपरीत चीजें चल रही है ना, उनको क्या बोलते हैं, काउंटर करंट बोलते हैं। काउंटर करंट का मतलब ही है। ठीक है, मतलब 2 कोई चीज है, कोई धारा है या कोई मान लो आयंस हैं, कोई जल है, कोई भी मटेरियल है, द्रव्य है, वो विपरीत दिशा में बह रहा है।
तो विपरीत दिशा में बहने के जो तरीके हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काउंटर करंट। और अपन ने देखा था हेलने लूप तो आपको याद ही है, बाकी तो बाद की बात है। तो हेलने लूप के अंदर क्या होता है, सबसे पहले डिसेंडिंग लूप आती है, उसके बाद में असेंडिंग लूप आती है। तो डिसेंडिंग लूप में नीचे की तरफ बह रहा है, उसके बाद में असेंडिंग लूप में क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो लगातार बहता ही जा रहा है, नहीं ये लगातार प्रक्रिया चल रही है। तो इसमें ये बहता जा रहा है, इसमें ये और ये, एक में ये एक में ये, ऐसे ऐसे प्रक्रिया चलती जा रही है। उसको क्या बोलेंगे, काउंटर करंट बोलेंगे, प्रतिधारा प्रवाह बोलेंगे। ठीक है, इतने उदाहरण समझ में आ गया। काउंटर करंट कब होता है, उसकी जरूरत कब पड़ती है। देखो अगर आपके शरीर में, मैं साधारणतः एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, अगर मेरा मंथली खर्चा 5,000 रुपये है और मेरी 5,000 रुपये तनख्वाह है, तो मेरे को हर रुपए को सोच समझकर बरतना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब मैं उस पैसे का एकदम हिफाजत से उपयोग करूंगा। मेरे खर्चा 5,000 है, मेरे 5 लाख की इनकम है, तो फिर मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है। 5,000 से 8,000, 7,000, 10,000 भी हो जाएगा तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकम बहुत ज्यादा है। अब इसको शरीर पर अप्लाई करो। आपके शरीर में पानी की खूब मात्रा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत पानी शरीर से निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके शरीर को जितना पानी चाहिए उतना आपके पास पर्याप्त है। लेकिन किसी दिन किसी समय आपने पानी कम पिया, स्कूल जा रहे हो, बोतल पानी के ले जाना भूल गए और पानी पूरे दिन नहीं पिया, तो नहीं पिया तो क्या आपके भरोसे रहेगा शरीर? आप तो नहीं पियोगे, शरीर को तो अपनी क्रिया करनी है। तो शरीर क्या कहेगा कि ये तो मूर्ख है, सुबह से शाम तक इसने पानी नहीं पिया। इसके लिए काउंटर करंट सेट करो। काउंटर करंट का मतलब इसकी बॉडी में जितना भी पानी कैसे भी करके एब्जॉर्ब किया जा सकता है उसको एब्जॉर्ब कर लो वापस। तो पानी को सांद्र करने की, या हम ऐसा कह सकते हैं यूरिन को सांद्र करने की जो प्रक्रिया है ना, उसको बोलते हैं काउंटर करंट। अगर पानी पर्याप्त है तो यूरिन डाइल्यूट होकर निकलेगा तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन पानी वैसे ही कम पी रहा है और उल्टा डाइल्यूट होकर निकल जाए तो शरीर में तो पानी कमी हो जाएगी, तो व्यक्ति तो दिक्कत करेगा, इसकी व्यक्ति की समस्या आएगी। इससे बचने के लिए शरीर क्या करता है कि भैया इसको पता नहीं है पानी इसने कम पिया है, तो आज क्या करो, शरीर में पानी की पूर्ति काउंटर करंट से करो। मतलब प्रतिधारा प्रवाह नियंत्रण के द्वारा क्या करो, इसके शरीर में जितना संभव हो सके पानी को क्या कर लो, एब्जॉर्ब कर लो। चाहे उसके चक्रों में कुछ ओस्मोलाइट्स, कुछ आपके NaCl, कुछ आपके जैसे यूरिया वगैरह भी अवशोषित हो जाए, कोई बात नहीं है, पर अधिकतम क्या कर लो, पानी को एब्जॉर्ब कर लो, वापस जाने नहीं दो बिल्कुल ही। नॉर्मल तो एब्जॉर्ब होता ही होता है, लेकिन और ज्यादा जरूरत पड़े, और ज्यादा कंसंट्रेट करना है, उसको क्या बोल, उसके कारण से इसकी आवश्यकता पड़ती है काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो अगर आपने नॉर्मल पानी पिया ना, जरूरत के अनुसार पानी पी रहे हो, जरूरत से ज्यादा पी रहे हो, तब काउंटर करंट नहीं होगा अपने शरीर में। कब होगा, जब आपके शरीर में पानी की कमी पड़ रही है। तो डाइल्यूशन की जगह अपने को क्या करना है, सांद्र। तो इसकी जरूरत कब कब पड़ती है, जब क्या करना है, जब मूत्र को क्या करना है, यूरिन को सांद्र करना है, कंसंट्रेट करना है, तब जाकर क्या करना पड़ेगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म चलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलो, देखो वासा रेक्टा। अब थोड़ा समझो, देखो आपको थोड़ा याद आ रहा है तो अपनी ये क्या थी, एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, उसके बाद में इनसे निकली थी कौन सी, इफरेंट आर्ट्रियोल। बीच में यहां पर गुच्छा हो गया था रक्त वाहिकाओं का, इसको क्या बोला था, ग्लोमेरुलस। ऐसी स्थिति थी। ये क्या था आपके, वोमन कैप्सूल। ये क्या था, डीसीटी। डीसीटी के बाद में ये क्या था, हेलने का लूप। थोड़ा सा वाइडर हो जाता है यहां पर, चौड़ा। फिर वही डीसीटी, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर है? डायग्राम देख रहा था, नीचे से कट नहीं रहा क्या? ये वाली स्थिति होगी। ये आपको याद आ रहा है, थोड़ा सा नामकरण कर लो इसको तो इससे सही रहे। देखो ये क्या था, वोमन कैप्सूल,
ये क्या था, ग्लोमेरुलस, लिख लेना पूरा। ये क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल। ये क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल। इसको क्या बोलते हैं, पीसीटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये पूरा हेलने का लूप है। इसका क्या नाम हो गया, डीसीटी हो गया। इसका नाम क्या हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ठीक है, ये दो भुजाएं हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेलने। इसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेलने। क्लियर है क्या बात? ठीक है, चलो अब देखो, इसके साथ अपन ने ये कहा था, ये एक मतलब है आपके नेफ्रॉन का डायग्राम है। ऐसे सारे नेफ्रॉन, लाखों 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन है, वो सारे इस प्रकार से अरेंज होते हैं। अब इनमें जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ना, ठीक है, ये क्या होती है, अपवाई और अभिवाई। ये जो क्या होती है, ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, आपको पता ही था, पहले बता दिया था कि ये इफरेंट आर्ट्रियोल ही इधर चारों तरफ वापस लिपटती हैं इनके। तो ये इफरेंट आर्ट्रियोल यहां लिपट रही हैं, यहां लिपट रही हैं, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये इफरेंट आर्ट्रियोल जब आपके यहां लिपट रही हैं, यहां सेट हो रही हैं, ऐसी परिस्थिति में उनका नाम क्या हो गया, उसका नाम हो गया वासा रेक्टा। आई क्या बात समझ में? उसका नाम हो गया वासा रेक्टा, ये मतलब हो गया वासा रेक्टा। ठीक है, टाइप ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के प्रकार, दो प्रकार के मैंने आपको पहले बता दिए हैं। एक बार मैं छोटा सा डायग्राम से आपको और समझा दूं। जैसे आप इस प्रकार से नेफ्रॉन था, है ना, ये वाली स्ट्रक्चर जो किडनी की स्ट्रक्चर थी, इसमें ये वाली स्थिति थी। इसको क्या बोलते थे, कॉर्टेक्स। ये पोर्शन क्या है, मेडुला। ठीक है, अब देखो दो प्रकार के नेफ्रॉन होंगे, समझो आप। ये मैं सिंपल सा बता रहा हूं, देखो मान लो ये नेफ्रॉन है और इस प्रकार से ये वाली स्ट्रक्चर है, और एक नेफ्रॉन ये है, ये आपको क्या नजर आ रहा है कि एक ऐसा नेफ्रॉन है जो कोर्टेक्स रीजन में ही ज्यादा है, बाकी इसमें मेडुला रीजन में बहुत कम है। और एक ऐसा नेफ्रॉन है जिसका अधिकांश भाग किसमें है, मेडुलरी रीजन में है। तो जो काउंटर करंट मैकेनिज्म करेगा वो ये नेफ्रॉन ही करेगा। तो जो ये वाली स्थिति है ना, उसको बोलेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, और ये वाला है कोर्टिकल नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के टाइप की बात करें तो दो प्रकार हो गए यहां पर। एक हो गया कोर्टिकल नेफ्रॉन, ये मैंने लिखा दिया था पहले आपको, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये क्या है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो जो आपके करंट, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म कौन करेगा, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन ही करेगा, ये वाला ही करेगा, जिसका अधिकांश भाग किसमें है, मेडुला के अंदर है। ठीक है, क्लियर बात हो गई। इसको मिटा देता हूं, इससे आपकी बात समझ में आ गई। ये डायग्राम आप रफली वैसे बना लेना बाद में। अब देखो, अपन ने एक बात ये बताई थी कि नेफ्रॉन के जो 5 पार्ट हैं, उन 5 पार्ट के अंदर 2 पार्ट हैं वो आपके मेडुलरी रीजन में, डायग्राम में भी दिख रहा था, और बाकी 3 पार्ट है वो किसमें, कोर्टेक्स रीजन में। तो मान लो इसको इस प्रकार से मैं लिख दूं, बना दूं ऐसे 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 होगी स्थिति। तो ये जो भाग है ना, डीसीटी है, पीसीटी है, और ये पूरा का पूरा क्या, ग्लोमेरुलस वोमन कैप्सूल सहित स्थिति, मेल पीजियन बॉडी जिसको बोलते थे, ये तीनों किस में हो गए, ये रीजन कौन सा है, कोर्टेक्स, और ये रीजन कौन सा है, मेडुला। और इस मेडुला, अब देखो इतना खाली खाली लग रहा है अपने को, तो खाली थोड़ी होता है ये। इस मेडुला और कोर्टेक्स रीजन के अंदर भी क्या है, एक फ्लूइड भरा रहता है। तो यहां जो फ्लूइड भरा हुआ ना, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियम, ये नाम है, देखो इंटरस्टिशियम लिख दो यहां पर, इंटरस्टिशियम, ये वाला। क्लियर है बात? अब देखो मैं एक डायग्राम अलग बनाऊंगा, पहले इसे थोड़ा समझा देता हूं। अब क्या होगा, अब देखो ये इफरेंट आर्ट्रियोल इधर आ रही है, ये कौन सी हो गई, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने होगी, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेलने होगी। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने आपको पता था किसके लिए परमेबल है, पहले बता दिया था मैंने कार्य में। इससे बाहर क्या निकलेगा,
बताओ बताओ फटाफट। इससे बाहर निकलेगा जल। ये जल के लिए परमिएबल, जल के लिए पारगम्य, और ये किसके लिए पारगम्य है? ये है NaCl के लिए पारगम्य है। NaCl के लिए अभी मैं ये नहीं बता पाया आपको कि काउंटर करंट कैसे हो रहा है यहां पर, वो बाद में बताएंगे, अभी समझो आप पॉइंटों को, अभी इन तक चल रहे हैं अपन। ये NaCl के लिए पारगम्य है। इतना मैंने बताया अभी आपको कि जब ये ऐसे चलेगी ना इफरेंट आर्ट्रियोल ऐसे, तो ये इसकी पैरेलल आएगी इधर, ये ऐसे ऐसे आई है। बात को समझ लेना, इसका डायग्राम दूसरा बनाऊंगा मैं भी, देखो ये वाली है। अब आप बताओ, इधर से आ रही है ये, पैरेलल हो गई इसके, इसका मतलब अब ये क्या है? ये होगी डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा, और ये क्या हो गई? ये असेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा। आई क्या बात समझ में? ये क्या है? डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा, ये असेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा। मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने के सामने कौन सी जाती है? असेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा, और असेंडिंग लूप ऑफ हेलने के लूप के सामने से कौन निकलती है? डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा। हालांकि इनमें इतना गैप नहीं होता जितना अपन समझ रहे हैं, बहुत ही बारीक चीजें होती हैं, पर होती इस तरह से अरेंज है। क्लियर है? अब इसको देखो, मैं एक अलग डायग्राम से आपको और संतोषजनक बताता हूं। आप इनको पॉज करके बाद में लास्ट में दोबारा वीडियो देखते हुए डायग्राम बना लेना। अब देखिए, मैं एक एनसीईआरटी का डायग्राम भी आपको दिखा रहा हूं, वो एक बार देख लेना आप। किताब है तो किताब से देख लेना, मैं दिखा रहा हूं, उसके अलावा आप किताब है तो उससे ज़्यादा देख लेना, ज़्यादा बढ़िया लगेगा आपको। पर अभी देख लेना एक बार, तो एक बार बाद में पूरा मैं बता दूं तब देख लेना। देखो आप समझो, जैसे ये कोर्टेक्स रीजन, ये मेडुला, ठीक है, और इसमें ये अपने पीसीटी है, ये इधर आया हेलने का लूप, ये हेलने का लूप, ये हेलने का लूप हो गया, ठीक है। ये लास्ट का यू पिन, मतलब हेलने की लूप की पिन, हेयर पिन टाइप, और इसको क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने। इसको क्या बोलेंगे? असेंडिंग लूप ऑफ हेलने। और इधर से क्या आ रही है? ई फ्रंट। ये फिर आगे कौन सा हो गया? ये डीसीटी वगैरह इधर आ रही है, ये जो ब्लड वेसल्स ई फ्रंट वाली, और वो इनको सिमिलर बना रहा हूं, देखो ये इधर है और ये इधर से मूव कर रही है, ये वाले बराबरी है व्यास में, डायमीटर में, ये वाले, ठीक है। मतलब इसका नाम क्या है? वासा रेक्टा। इसका नाम क्या है? हेलने का लूप। इसकी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने का, हेलने, इसमें क्या लिखेंगे? अब इसकी डिसेंडिंग कौन सी है? ये डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा। इसमें क्या लिखोगे? असेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा। ये सारा जो बच गया बीच का फ्लूइड, ये क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियम। ये सारा फ्लूइड है, ठीक है। एक चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि ये जो आपके डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने है, ये किसके लिए परमिएबल है? ये क्लियर है ना बात आपके? आपकी एनसीईआरटी किताब में जो आपको डायग्राम दिखेगा, उसमें आपको नजर आ रहा है ये हेलने का लूप का डायग्राम बना रखा है, और इधर के साइड में वासा रेक्टा का बना रखा है, ठीक है। आप देखो, ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर ओस्मोलरिटी मैंने आपको बताई है, इधर लिखी थी क्या कहीं? ये वाली 300 मोल ओस्मो पर लीटर।
रक्त के अंदर है। तो यहां पर जो रक्त है ना उसके अंदर 300 मोल ओस्मो पर लीटर है। और यहां पर भी है ना, इसका जो पीसीटी में आया सीधा सीधा जो फिल्ट्रेट आया यहां पर, ये कैप्सूल है, पता ही आपको, और कैप्सूल से ये फिल्टर यहां पर आ गया। तो इसके अंदर भी 300 ही होती है, 300 मोल ओस्मो पर लीटर। इसका मतलब यहां पर और यहां पर, मतलब यहां का जो ब्लड है प्लस पीसीटी है, उन दोनों के अंदर ओस्मोलैरिटी बराबर होती है। इसलिए यहां का जो सॉल्यूशन है, यहां वाला सॉल्यूशन, उसका नाम क्या रख देंगे, आइसोटोनिक। आई बात समझ में? ठीक है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेले में बताया कि किसके लिए परमिएबल है, वाटर के लिए। तो यहां से जल निकलेगा, ये निकला जल, ठीक है। ये जल कहां गया सबसे पहले, इस माध्यम में, इंटरस्टिशियम में, और इसने ले लिया किसने, वासा रेक्टा ने। ये जल यहां आ गया, यही तो एब्जॉर्ब करना था, इसी को तो क्या बोल रहे थे अपन, रीअब्जॉर्प्शन। ये रीअब्जॉर्ब हो गया। इसका मतलब है, देखो अगर किसी सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करना ना, सांद्र करना है, ये एक कोई सॉल्यूशन है, पानी है मान लो इसके अंदर, तो 100 ml तो पानी है और 10 ग्राम चीनी है इसमें। अपने को इसको सांद्र करना है, दो तरीके हैं। दो तरीके कौन सा, या तो चीनी बढ़ा दो, मैंने चीनी 10 ग्राम की जगह 50 ग्राम कर दी, सांद्र हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या किया, मैंने पानी कम कर दिया, पानी कम कर दिया, तो पानी कम कर दिया तो अब 50 ml पानी कर दिया, तो 50 ml में 10 ग्राम है, इसका मतलब क्या बढ़ गई, सांद्रता बढ़ गई। तो जल को हटाने से और कोई आयंस को मिलाने से, दोनों ही परिस्थिति में क्या हो गई, सांद्रता बढ़ेगी। किसी भी सॉल्यूशन में जल को आपने हटाया या उसमें आयंस मिलाए, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, सांद्रता बढ़ेगी। तो देखो यहां पर जल निकलता जा रहा है, जल निकलता जा रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन जैसे जैसे इससे पास होगा ना, वैसे वैसे सॉल्यूशन की क्या होती जाएगी, सांद्रता बढ़ती जाएगी, ओस्मोलैरिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और आप अपनी बुक में भी देख रहे हो ये ओस्मोलैरिटी कितनी होती जा रही है, यहां पर 300 थी ना, यहां पर 300 है ही, 300 के साथ में फिर 600 हो गई, 700 हो गई, 800 हो गई, 900 हो गई, 1200 हो गई। मतलब इस लूप ऑफ हेलेपिन के अंदर 1200 मोल पर मोल ओस्मो पर लीटर क्या हो गई, परासरणता हो गई, क्या हो गई, सांद्रता हो गई, परासरणता हो गई, ओस्मोलैरिटी हो गई। धीरे धीरे क्या हो जा रही, बढ़ती जा रही। बढ़ रही क्यों है, क्यों बढ़ रही है बताओ आप, क्योंकि क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, यहां पर जल की मात्रा निकलती जा रही है, ठीक है। ये जल जा कहां रहा है, ये जल इसके अंदर जा रहा है। आई बात समझ, ये जल कहां जा रहा है, वासा रेक्टा के लूप के अंदर, इन्होंने क्या कर लिया, रीअब्जॉर्ब कर लिया। आई बात समझ। अब यहां पर 1200 आ गया, 1200 के बाद में अब आपको बताया था कि ये जो लूप है ना, ये किसके लिए परमिएबल है, ये परमिएबल है अपने NaCl के लिए। तो यहां से क्या निकलने लग जाएगा, NaCl, यहां से क्या निकल रहा है, NaCl, यहां से क्या निकल रहा है, NaCl, यहां से क्या निकल रहा है, NaCl। कौन ऑब्जर्व करेगा, वासा रेक्टा का ये वाली लूप इधर आ गया, ये NaCl इसमें आ गया, ठीक है। ये NaCl यहां आ गया सारा, NaCl आप लिख लेना इसको, बढ़िया डायग्राम बना लेना NaCl। मैं तो ऐसे देखो मेरा रफ सा डायग्राम है, आप बढ़िया बना ले, सुंदर। तो अब क्या देखो, अब अपने पास में इतनी ओस्मोलैरिटी का हो गया था, और होने के बाद में अपन ने क्या देखा कि अब अपन ने इसमें से क्या करते जा रहे हैं, अब इसमें से अपन नमक निकालते जा रहे हैं। इसका मतलब जैसे जैसे नमक निकलता जाएगा वैसे वैसे ओस्मोलैरिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, सांद्रता से क्या होती जाएगी, तनु होता जाएगा। भाई सिंपल सी बात है कि मेरे पास में ये एक सॉल्यूशन था, इसमें वो ये वाला बात है, मान लो इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, इसमें मैंने 100 ml की जगह 10 ml पानी निकाल दिया। अब 90 ml और 10 ग्राम चीनी है, फिर मैंने 10 ml और निकाल दिया, अब 80 ml और
10 ग्राम चीनी है, फिर 70 ml और 10 ग्राम है, फिर आपके 60 ml और 10 ग्राम है, फिर 50 ml और 10 ग्राम है। इसका मतलब सांद्रता क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे 50 ml पे आया 10 ग्राम है, अब मैं क्या कराऊंगा, 10 ग्राम 50 ml ही है 9 ग्राम है, 50 ml ही है 8 ग्राम है, 50 ml ही है 7 ग्राम है, 50 ml ही है 6 ग्राम है, 50 ml ही है 5 ग्राम है। तो इस कंडीशन में ले आया कि 50 ml है और 5 ग्राम है, तो बात तो वही आ गई ना, 100 के बदले 10 ग्राम है, चाहे 50 के बदले 5 ग्राम है। इसका मतलब यहां जाने पर क्या हो गई, तनुता बढ़ती गई और ओस्मोलैरिटी घटती गई। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में यहां 1200, फिर वापस ये 900, 600, 300, यहां तक आते आते ही फिर इसके अंदर ब्लड में 300 है ही, तो यहां पर परिस्थिति ऐसी कैसी हो गई, वापस ही होती जाएगी। अब देखो यहां मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था आइसोटोनिक। जैसे जैसे इधर की साइड में बढ़ते गए ओस्मोलैरिटी कितनी हो गई, 1200 हो गई। तो इस यूपिन के अंदर, इस हेलने के लूप के अंदर यहां पर इसकी तुलना में, है ना, बाहर का सॉल्यूशन कैसा, इसकी जो क्या हो गई, मतलब बाहर के सॉल्यूशन की तुलना में इसकी सांद्रता क्या हो गई, ब्लड का 300 ही है, इसकी तुलना में इसका कितना हो गया, इसका हो गया 1200। इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक। भाई 1200 हो गई ना, थी 300, कितनी हो गई 1200, इसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक बोलेंगे। अब देखो वापस अपन इधर चल जाते जा रहे हैं डीसीटी की तरफ, जैसे जैसे हेलने के लूप में ऊपर की साइड में बढ़े, वापस क्या हो गई 300, तो कैसा हो गया फिर हाइपोटोनिक। होता जा रहा है ये धीरे धीरे, और एक समय ऐसा आएगा जब पूरा बराबर 300 हो जाएगा ना, 300 से थोड़ा कम रहेगा तब तक हाइपो, 300 बराबर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा वापस से, उसको क्या बोल देंगे, आइसोटोनिक। तो ऐसी स्थिति होती है आइसोटोनिक, यहां पर हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और यहां हाइपोटोनिक। ठीक है, ये वाली कंडीशन इसके अंदर चलती है। अब एक बात समझो आप, काउंटर करंट कहां हुआ, काउंटर करंट क्यों बोला इसको, विपरीत क्या चीज है। देखो इस लूप के अंदर, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने के अंदर कोई चीज नीचे की तरफ बढ़ रही है, इधर ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ये तो ऊपर की तरफ बढ़ जा रही है। इधर ओस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है, इधर ओस्मोलैरिटी घटती जा रही है, विपरीत चीज हो गई ना। मतलब एक साइड में जाओ तो बढ़ती जा रही है, इधर नीचे की साइड में जाओ तो इंक्रीज होती जा रही है, और इधर की साइड में जाओ तो क्या होती जा रही है। पहली बात तो साइड ही है, देखो इसमें नीचे जा रहा है, इसमें ऊपर जा रहा है, इसमें घटेगी, इसमें बढ़ेगी, इसमें घटेगी, इसको क्या बोलते हैं, विपरीत है, ये काउंटर करंट है। एक बात तो ये। दूसरा, वासा रेक्टा में देख लो, इधर की साइड में अंतर आ रहा है, इधर की साइड में अंतर है, इधर नीचे जा रहा है सॉल्यूशन, इधर ऊपर जा रहा है, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, काउंटर करंट। और दोनों की तुलना करो तो भी काउंटर करंट है। इसमें ये असेंडिंग लूप के सामने इसकी डिसेंडिंग लूप है, इसकी डिसेंडिंग लूप के सामने, और इसकी डिसेंडिंग लूप के सामने इसकी असेंडिंग लूप है। इसमें नीचे की तरफ जाता है सॉल्यूशन, इसमें ऊपर की तरफ जाता है, इसमें ऊपर की तरफ जाता है तो इसमें नीचे की तरफ जाता है। ये क्या सिस्टम है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। आई के पास में। अब देखो एक एनसीईआरटी के अंदर लाइन दे रखी है, लाइन क्या दे रखी है कि NaCl एंड यूरिया, यहां से पर्सन बन सकता है, टू मेजर ओस्मोलाइट्स। अब देखो ये परिस्थिति, ये प्रक्रिया तो नॉर्मल हो रही है, परंतु जब लगता है कि पानी अगले ने और ही कम पिया है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा और ज्यादा क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। पानी को कम है उसकी बॉडी में, सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेना है। तब दो हार्मोन आएंगे, एडीएच हार्मोन आएगा, वेसोप्रेसिन हार्मोन है ना। इन जो हार्मोन है उसकी परिस्थिति में एडीएच, वेसोप्रेसिन एक का ही नाम है, उसके बाद में एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन और एडीएच हार्मोन की प्रक्रिया से क्या होगा, डीसीटी और आपके कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर कुछ क्रियाएं होंगी और उसके द्वारा और ज्यादा एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया हो जाएगी। उसको अपन हार्मोनल बैलेंस में पढ़ेंगे कि हार्मोन किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाली स्थिति यहां पर और दिखा रहा हूं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं। यहां पर आप डायग्राम पोज करके बना लेना। ये जो शब्द क्यों बोला यहां पर कि ये दोनों ओस्मोलाइट्स कैसे हैं, इन दोनों को ओस्मोलाइट्स क्यों बोला जाता है, ये लाइन तो आप लिख लेना, पर बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखो ये वाला क्या हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ठीक है, अब एक चीज और समझना आप है
कि जैसे ही यहां पर क्या हुआ, जल आ गया, किससे निकल के, आपके हेलने लूप से निकलकर कहां गया, वासा रेक्टा में। यहां पर इस हेलने लूप से निकलकर यहां गया NaCl, किसमें, वासा रेक्टा के अंदर। ये डिसेंडिंग लूप है और ये असेंडिंग लूप है हेलने के लूप की। अब इसका मतलब है इसके साइड में जब आ गया तो इसका मतलब H2O इसके अंदर मिलता जा रहा है। तो ब्लड की यहां पर जब ब्लड एंटर किया था, है ना, ब्लड इसके अंदर एंटर किया था, तब ब्लड की जो ओस्मोलैरिटी तो 300 ही थी। ब्लड जब इसमें एंटर किया तो इसकी ओस्मोलैरिटी 300 थी। धीरे धीरे इसमें क्या मिलता गया, NaCl NaCl NaCl। तो इसका मतलब ब्लड के हिसाब से देखा जाए तो इसकी 300 से 600, 600 के बाद में 900, और इसकी ओस्मोलैरिटी क्या हो गई, 1200, मतलब बराबर हो गई ना। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं इसमें क्या मिलता जाता है, जल मिलता जाता है। तो जल इसके अंदर मिलता गया, वाटर इसके अंदर मिलता गया, तो फिर क्या हो गई, ये वापस डाइल्यूट होता गया। डाइल्यूट होता गया तो क्या होता गया, यहां पर फिर वही 900, 600, और यहां तक आते आते क्या हो गई, वापस 300 ओस्मोलैरिटी हो गई। क्लियर है, ये इसकी वासा रेक्टा की ओस्मोलैरिटी पर फर्क पड़ा। एक चीज और याद रखना, जैसे ही वासा रेक्टा के अंदर कोई आयंस आता है उसके विपरीत कुछ आयन वो बाहर निकाल देता है। इसमें NaCl आया, मात्रा ज्यादा नहीं बढ़ जाए, उसके लिए विपरीत ये H2O बाहर निकालेगा। और वो जो H2 है ना, वो आपके इस इंटरथीशियम मटेरियल में रहेगा। इसका क्या रोल है, ये बीच की मतलब है कि समझौता करता है, बीच में इनका आदान प्रदान करवाने में ये सहयोग करता है इंटरथीशियम। इसके अंदर आ गया ये यहां पर, और इधर से भी इधर आएगा तो बीच के अंदर ये मटेरियल रहेगा, इसमें मात्रा बढ़ जाएगी। अब देखो इसका और रोल समझ में आता है आपको। जब कोई व्यक्ति ज्यादा पानी नहीं पीता, कम पानी पीता, और उसकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है, ऐसी परिस्थिति में और ज्यादा क्या होगा, हार्मोनल बैलेंस के द्वारा और ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करना है। उस परिस्थिति में देखो आप, उस परिस्थिति में क्या होगा कि दो हार्मोन निकलेंगे। एक हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन और दूसरा हार्मोन है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और ये आपका एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। कब, जब व्यक्ति के अंदर पानी की कमी है तब और ज्यादा मात्रा में काम करे। काम तो करते ही हैं लेकिन इनकी और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इसमें से जो ये आपका ADH हार्मोन है ना, ADH हार्मोन है वो आपके ये वाला, ये कहां काम करता है, DCT पर और कलेक्टिंग डक्ट पर वर्क करेगा। हाँ, कलेक्टिंग डक्ट पर करेगा केवल ये ADH, और एल्डोस्टेरोन करेगा दोनों पर, DCT पर प्लस कलेक्टिंग डक्ट पर, कलेक्टिंग डक्ट पर और इस पर ये दोनों काम करेंगे। अब देखो जब यहां पर काम करेंगे ना तो जैसे ही पानी की मात्रा कम आ रही है तो यहां ये DCT को बोलेगा भैया और ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करना है इसके अंदर, इस व्यक्ति में कम आ रहा है, तो इसको ही बोलेगा कि कलेक्टिंग डक्ट भी क्या करो, इसका गाढ़ा से गाढ़ा मूत्र जाने दो बाहर, और ज्यादा मूत्र गाढ़ा होना दो क्योंकि इसके अंदर पानी की कमी आ रही है। तो क्या करती है ये कलेक्टिंग और ज्यादा क्या कर लेती है, H2O एब्जॉर्ब कर लेती है। यहां से जा रहा है ना इधर, तो और ज्यादा H2O निकलेगा। अब और ज्यादा H2O निकलेगा ना तो उस H2O के चक्कर में कुछ यूरिया भी निकल जाता है, कुछ यूरिया भी आ गया, और ये आ गया कहां, इस इंटरस्टिशियम मीडियम में। ये सारा का सारा ये फ्लो जो खाली स्थान जितना दिख रहा है ना उसके अंदर इंटरस्टिशियम मटेरियल है, इसके अंदर आ गया ये स्थान, इस यूरिया यहां आ गया ये। लेकिन यूरिया को तो रख नहीं सकते बॉडी में, है ना, बॉडी में जरूरत नहीं इसकी, इसको तो बाहर फेंकना है। तो ये क्या कर लिया जाएगा, अब इस हेलने के लूप को दे दिया जाएगा यहां पर यूरिया, यहां से फिर चलेगा ये, फिर यहां आया, फिर इधर आया, फिर सारा वाटर एब्जॉर्ब करने चक्कर में कुछ यूरिया फिर आ जाएगा, तो फिर ऐसा चलेगा। तो ये यूरिया क्या करेगा, एक तरीके से बैलेंस बनाने का काम करेगा, इधर से इधर मूवमेंट करता रहेगा, क्योंकि पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करना तो उसके चक्कर में ये भी एब्जॉर्ब होता जाएगा थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है, अब इस एब्जॉर्बेशन के चक्कर में क्या होता है, कुछ परिस्थिति में यहां देखो मैंने बताया कि विपरीत चीज बाहर निकलेगी, तो यहां NaCl के विपरीत H2O बाहर निकल रहा है, तो इसी तरह से वासा रेक्टा के अंदर भी कुछ क्या निकलता जाता है, NaCl की मात्रा निकलती जाती है। अब NaCl की मात्रा वासा रेक्टा से निकल गई जो कि निकलनी नहीं चाहिए, तो
तो ये NaCl वापस क्या कर लिया जाता है, इस लूप ऑफ हेलने के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर वो प्रक्रिया चलती रहती है, फिर यहाँ पर NaCl दे दिया गया, फिर वापस दे दिया गया। तो ये NaCl और ये यूरिया हैं, ये दोनों क्या है, एनसीईआरटी की बुक में लिखा है NaCl एंड यूरिया आर टू मेजर ओस्मोलाइट्स। ये क्या करते हैं, परासरणता का नियमन करते हैं, परासरणता को रोक के रखते हैं। ठीक है, ये वाली बात हो गई। और आखिर में ये जो NaCl यहां से निकला उसको वासा रेक्टा में वापस ऐड कर दिया जाएगा। यहां से निकला है वासा रेक्टा में, इधर आ गया इंटरस्टिशियल मीडियम में, और इसको क्या डाल देंगे इधर, ये तो ले ही रहा है एब्जॉर्ब, तो इसके अंदर इसको डाल दिया जाएगा। तो वासा रेक्टा में तो यहाँ आ गया NaCl और इधर यूरिया निकल के वापस इस नेफ्रॉन के अंदर आ गया, क्योंकि बाहर निकलेंगे बार बार में। ये बात याद रखनी है कि बार बार में बाहर इंटरस्टिशियल मीडियम में आ कौन रहा है, एक तो यूरिया आ रहा है, यूरिया कहां से आ रहा है, कलेक्टिंग डक्ट से आ रहा है, और एक NaCl आ रहा है। NaCl कहां से निकल के आ रहा है, इस वाले लूप से निकल के आ रहा है। कौन सा है ये लूप, ये वासा रेक्टा वाला है। कौन सा आपके वासा रेक्टा वाला, कौन सा असेंडिंग लूप है, इससे निकल रहा है बार बार में, क्योंकि इसने लिया कौन सा था, H2, इसकी विपरीत छोड़ेगा ये। तो इधर से NaCl निकलता जा रहा है और इधर से यूरिया निकलता जा रहा है। अब यूरिया को बाहर निकालना है और इसको फिर एब्जॉर्ब करना है। तो ये क्या करेगा, जैसे इंटरस्टिशियल मीडियम में आ गया ना, इस डिसेंडिंग लूप के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फिर कोई निकलेगा, फिर ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और इधर ये निकल गया, इसके लिए कौन बनी हुई है, ये जो आपके लूप ऑफ हेलने असेंडिंग वाला, ये इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। मतलब आप ऐसा समझो कि कलेक्टिंग डक्ट से निकला यूरिया असेंडिंग लिम्फ ऑफ फैलने के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और यह प्रक्रिया चलती रहेगी एक साइकिल के रूप में। ठीक है, इसी प्रकार से आपके असेंडिंग लूप ऑफ फैलने के द्वारा निकला कौन सा, NaCl, वापस किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ फैलने के द्वारा ले लिया जाएगा, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। हार्मोन का और क्या है, अपन थोड़ा सा हार्मोन वाले में, रेगुलेशन ऑफ एक्सक्रीशन वाले टॉपिक में और देखेंगे। एक बार शांति से वीडियो को देखना, अच्छी तरह नोट कर लेना, दूसरे टाइम में 2 बार देखोगे स्थिति क्लियर हो जाएगी। मैंने सरलतम तरीके से बताने की कोशिश करी है। क्वेश्चन यहाँ से कई पुटअप हो सकते हैं। वासा रेक्टा क्या चीज़ होती है, जक्स्टा क्या होता है, कोर्टेक्स रीजन कहाँ होता है, ओस्मोलरिटी कहाँ ज़्यादा होती है, आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है। ठीक है, किस प्रकार के काउंटर करंट क्या होता है, काउंटर करंट क्यों होता है, कौन इसको कंट्रोल करता है, क्या क्या इसमें ओस्मोलरिटी क्या होती है, ओस्मोलाइट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो से जानकारी सारी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।